हेलो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करना है जूल थॉमसन इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से पढ़ना। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि अगर हम किसी भी गैस को, रियल गैस को हम क्या करते हैं, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं। आपने क्या करना है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करना है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। तो जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। देखो, प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है। जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कर्ल टी अपॉन कर्ल पी, को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। सो जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई भी गैस है, हम उसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं तो वो हीटिंग प्रोड्यूस कर रही है या फिर कूलिंग प्रोड्यूस कर रही है। कोई भी गैस अगर हम एडियाबैटिकली क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो हीटिंग प्रोड्यूस कर रही है या फिर कूलिंग प्रोड्यूस कर रही है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। सो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो क्या है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है? हम लिख सकते हैं कि when a gas is expanded adiabatically, when a gas is expanded adiabatically, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। अगर हम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक लेके जाते हैं अपनी गैस को, मीन्स जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, जो चेंज इन टेम्परेचर with respect to change in pressure at constant enthalpy, at constant enthalpy। इसमें जूल थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट है, जो इफेक्ट है, उसमें जो इंथैल्पी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। हम अभी देखते हैं इंथैल्पी कांस्टेंट कैसे होती है। एट कांस्टेंट इंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। मीन्स टी का पी एट एच कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम लिखते हैं म्यू जे टी। म्यू जे टी हम लिखते हैं, जे टी क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। म्यू जे टी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये किसके इक्वल है? टी का पी एट कांस्टेंट एच। अब देखो, जो आपने ये जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है? जो प्रोसेस है, एक तो वो एडियाबैटिक है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो, जो आप एक्सपेंशन कर रहे हो, एक तो वो क्या है, एडियाबैटिक है, और ऊपर से क्या है कि वो उसकी इंथैल्पी हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस है, आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस है हमारे पास। और हम इसको जिस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करते हैं, वो उस एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम अभी देख रहे हैं। सो एडियाबैटिक है, आइसोइंथैल्पिक है, और हम इसको बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग आपको अभी पता चल जाएगा, थ्रोटलिंग क्यों बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। थ्रोटलिंग क्या होता है? एक झटका सा लगना। एक झटका सा लगना, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग। सो एक ना ये इस प्रोसेस में क्या है, हम थोड़ा सा झटका सा लगाते हैं। मीनिंग क्या है, जो गैस है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। वो हम कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा झटका देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे खोल के रख दिया, जो भी पिस्टन वगैरह वो खोल कर रख दिया और गैस एक्सपैंड होगी, ऐसे नहीं करना। हमने एक थोड़ा सा झटका ही देना होता है। सो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हमने कोई भी गैस ले ली, जैसे हमने कोई भी गैस ले ली, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिस्टन लगा हुआ है। इधर वाली साइड भी पिस्टन है और इधर वाली साइड भी पिस्टन है। सपोज इस साइड जो आपके पास वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। सपोज यहाँ पे वॉल्यूम जो हमने सेंटर पे ले लिया, वहाँ पे वॉल्यूम सपोज 0 है। सो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो P1 हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो P2 हो रहा है। अगर हम वर्क डन निकालें कि जो लेफ्ट पिस्टन है वो कितना वर्क कर रहा है एंड राइट पिस्टन कितना वर्क कर रहा है, तो वो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास है वर्क डन इन लेफ्ट चैम्बर, वर्क डन इन लेफ्ट चैम्बर। लेफ्ट चैम्बर में वर्क किसके इक्वल है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी के इक्वल है। सो ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर है वो कितना है, P1।
ओके dv वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास 0 एंड यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना है v1, सो इन वॉल्यूम में चेंज कितना आ गया 0 माइनस v1 मीन्स ये आपके पास क्या आ गया p1 v1। अगर आप सिमिलरली वर्क डन इन राइट चैम्बर देखो, राइट चैम्बर में क्या हो जाएगा, अगर आप राइट चैम्बर में देखो तो राइट चैम्बर में क्या है माइनस पी एक्सटर्नल dv माइनस p2, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज क्या है आपके पास, वॉल्यूम चेंज क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है फाइनल वॉल्यूम v2 है, इनिशियल वॉल्यूम 0 है, सो मीन्स v2 माइनस 0, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया माइनस p2 v2। ओके, सो अब देखो जो टोटल वर्क डन है, अगर हम टोटल वर्क डन लिखें तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ गया W1 प्लस W2। टोटल वर्क डन अगर हम निकालें किसके इक्वल आ गया P1 V1 माइनस P2 V2, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है, P1 V1 माइनस P2 V2 आ गया। अब देखो अगर आपने प्रूव करना है कि जो प्रोसेस है वो हम क्या ले रहे हैं आइसो इंथैल्पिक ले रहे हैं, मींस आइसो इंथैल्पी का मतलब जो आपके पास इंथैल्पी में चेंज है वो 0 है। सो अब आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो, हमारी प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, ये तो हमें पता ही है, आपने एडियाबैटिकली एक्सपेंड करना है। सो अगर आप एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हो मीन्स DQ क्या है आपके पास 0। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो DQ होता है वो किसके इक्वल होता है DU माइनस W। इसका मीनिंग क्या है कि DU W के इक्वल आ गया। अब देखो DU का मीनिंग क्या है U2 माइनस U1। ओके, DU का मीनिंग क्या है U2 माइनस U1 एंड W का मीनिंग क्या है P1 V1 माइनस P2 V2 माइनस P2 V2। सो अगर आप देखो U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 मीन्स U प्लस PV क्या होता है H, सो H2 इज इक्वल टू H1 मीन्स H2 इज इक्वल टू H1 आ गया। सो मीन्स डेल्टा H क्या हो गया 0, डेल्टा H क्या है 0। अगर डेल्टा H 0 है मीन्स जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है आपके पास आइसो इंथैल्पिक। ओके, सो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि जो आपकी प्रोसेस है वो क्या है आइसो इंथैल्पिक। अब देखो आपने निकालना है कि जो हमने देखा है म्यू जेटी क्या है, यस व्हाट इज म्यू जेटी, व्हाट इज म्यू जेटी, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट। ओके, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट होता क्या है। अब देखो हमारे पास इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट में कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक H है, एक T है एंड एक P है। ओके, हमारे पास क्या है 3 चीज़ें हैं, एक H है, एक P है एंड एक T है। सो जो हमारे पास H है वो किसका फंक्शन है T का एंड P का, जो H है वो किसका फंक्शन है T का एंड P का। सो अब देखो अगर आप DH निकालना चाहते हो, DH किसके इक्वल आएगा कर्ल H अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट कर दिया, ओके एट कॉन्स्टेंट T dP। ओके, अब देखो DH तो 0 है हमारे पास, DH किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, DH को हमने 0 पुट कर दिया। ओके, अब देखो H का T एट कॉन्स्टेंट P, यस H का T एट कॉन्स्टेंट P किसके इक्वल होता है हमारे पास DH किसके इक्वल होती है CP dt के, DH किसके इक्वल होती है CP dt के। सो आपके पास जो कर्ल H अपॉन कर्ल T है एट कॉन्स्टेंट P वो किसके इक्वल है CP के इक्वल है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ही है ना ये। सो ये तो हमारे पास CP dt आ गया, CP dt। ओके, ये क्या आ गया आपके पास H का P एट कॉन्स्टेंट T प्लस H का P एट कॉन्स्टेंट T dP। ओके, अब देखो अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हो तो माइनस CP dt इज इक्वल टू कर्ल H अपॉन कर्ल P एट कॉन्स्टेंट T dP। अब आपने निकालना क्या है T का P निकालना है, T का P निकालना है तो हम क्या करेंगे dP को इधर ले आएंगे, -1 CP को उधर ले जाएंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा T का P एट H कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन CP H का P एट T कॉन्स्टेंट। ओके, सो आपके पास जो है म्यू जेटी किसके इक्वल आ गया -1 अपॉन CP H का P एट कॉन्स्टेंट T। ओके, कर्ल H अपॉन कर्ल P एट कॉन्स्टेंट T, म्यू जेटी इज इक्वल टू -1 अपॉन CP कर्ल H अपॉन कर्ल P एट कॉन्स्टेंट T। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया भी हुआ है एग्जाम में। यस, जो इसके क्वेश्चंस है ना, जो इसके जूल थॉमसन इफेक्ट के क्वेश्चंस है, जो मैं थ्योरी करवा रही हूँ बस उसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कोई मींस न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा से नहीं आएगा जूल थॉमसन इफेक्ट पे। जो भी थ्योरेटिकल हम कर रहे हैं इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही बनते हैं। ओके, हम सारे केसेस करेंगे, अब हीटिंग का कूलिंग का हम सारे केसेस करेंगे, उस पर ही वेस्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे वेस्ट कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता। सो इसका जो फॉर्मूला है मींस T का P एट H कॉन्स्टेंट, जो आपके पास म्यू जेटी है वो किसके इक्वल आ गया -1 अपॉन CP H का P एट कॉन्स्टेंट T। अब देखो H इसको हम बोलते हैं H का P एट कॉन्स्टेंट T को हम बोलते हैं फाई जेटी। ओके, H का P एट कॉन्स्टेंट T को हम बोलते हैं फाई जेटी भी बोल सकते हो आप, या फिर म्यू T भी बोल सकते हो, म्यू T हम म्यू T भी बोल सकते हैं या फिर फाई जेटी भी बोल सकते हो। ये होता है आपके पास आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट।
ओके आइसोथर्मल क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, सो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। म्यू जेटी भी, म्यू टी भी बोल सकते हो आप, म्यू जेटी तो आपके पास क्या होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ओके इसको आप म्यू टी बोल सकते हो या फिर आप 5 जेटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके सो टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया -1/cp, एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी। अब देखो जो h का पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है वो किसके इक्वल होता है, यस अगर हम देखें h का पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको मैं रब कर रही हूँ, h का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा h का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है, h का पी एट कॉन्स्टेंट टी यस किसके इक्वल होता है -t कर्ल v अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट p प्लस v। ओके मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था आपको, -v लिखो +v लिखो, t ऊपर लिखो t नीचे लिखो, कर्ल लगा दो। अब देखो h का पी एट कॉन्स्टेंट टी इसके इक्वल है। अब देखो जो आपके पास कर्ल v अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है वो क्या होता है, यस अगर आप अल्फा की बात करो, अल्फा किसके इक्वल होता है 1/v कर्ल v अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। यहाँ से आपके पास कर्ल v अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल आ गया, अल्फा इंटू वी। ओके अल्फा इंटू वी मीन्स हम यहाँ पे अल्फा इंटू वी भी लिख सकते हैं -α/vt प्लस v। आपके पास क्या आ गया, अगर हम v को कॉमन ले लें -α/t + 1। ओके सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो आपके पास जो म्यू जेटी है वो किसके इक्वल आ गया -1/cp v -α/t + 1। और आप इसको क्या लिख सकते हो v/cp 1 -1 प्लस α/t मीन्स α/t -1 भी लिख सकते हो। हमने क्या किया माइनस अंदर ले गए। ओके v/cp α/t -1 ये आपके पास क्या आ गया म्यू जेटी, जो क्या होता है आपके पास जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ओके जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आपके पास रिलेशन आ गया, ये निकालना आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको अल्फा दिया होगा। ओके आपको थर्मल एक्सपेंसिविटी दी होगी और आपको वॉल्यूम दिया होगा, सीपी दिया होगा, सारा कुछ दिया होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू जेटी निकालना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले तो आपको म्यू जेटी यही पता होना चाहिए कि टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट मीन्स म्यू जेटी किसकी इक्वल होता है -1/cp, एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट। ओके इसको याद रखने का एक और मेथड भी है, इसको याद रखने का एक और मेथड भी है, वो देख लो कि अगर आपके पास साइक्लिक रूल अगर आप अप्लाई करो TPH पे, TPH अगर आप इस पे साइक्लिक रूल अप्लाई करो तो इसका क्या आ जाएगा, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट, पी का एच एट टी कॉन्स्टेंट एंड एच का टी एट पी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू -1। इसके इक्वल आ गया आपके पास। अब देखो ये जो है इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट ही करनी है। पी का एच एट कॉन्स्टेंट टी ये क्या है, एक उल्टा लिखा हुआ है, एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी तो हमें पता है, एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी ये उधर जाके एच का पी एट कॉन्स्टेंट ही बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा उधर जाके एच का टी एट पी कॉन्स्टेंट, एच का टी एट पी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है सी पी के इक्वल, ये क्या है सी पी के, सो ये इधर आके -1/cp बन गया। ये देखो आपके पास टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट ये किसके इक्वल आ गया -1/cp, हमने इसको cp लिख लिया और ये जब इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, ये क्या बन गया h का p एट t कॉन्स्टेंट। ओके सो आपने सारे मीन्स आप साइक्लिक रूल से भी याद रख सकते हो या फिर अगर आपको ऐसे याद है तो ऐसे भी याद रख सकते हो, और आपने अल्फा के साथ रिलेशन भी याद रखना है। ओके म्यू जेटी का अल्फा के साथ रिलेशन। अब देखो अगर आप आइडियल गैसेस के लिए देखोगे, आइडियल गैसेस के लिए यस अगर हम आइडियल गैसेस के लिए देखते हैं कि म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, म्यू जेटी किसके इक्वल है, म्यू जेटी इज इक्वल टू -1/cp एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट। ओके एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट फॉर आइडियल गैसेस हमें पता है क्या होता है, हाँ जी पता है आपको पता है एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। फॉर आइडियल गैसेस एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। सो आपके पास म्यू जेटी किसके इक्वल आ गया, म्यू जेटी भी 0 आ गया फॉर आइडियल गैसेस। ओके म्यू जेटी इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैसेस। अब देखो आइडियल गैसेस के लिए म्यू जेटी 0 आ गया। अब म्यू जेटी 0 है, म्यू जेटी होता क्या है, यस म्यू जेटी होता क्या है टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट। ये जो नीचे डी पी है या फिर आप कर्ल पी बोल लो, ये जो नीचे वाली वैल्यू है डी पी ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, डी पी तो हमेशा नेगेटिव ही होगी ना, क्योंकि जो हम गैस एक्सपेंड कर रहे हैं वो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन जा रहे हैं, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन जा रहे हैं। सो मीन्स प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो डीपी नेगेटिव होगा, डीपी नेगेटिव है हमेशा, डीपी हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब देखो म्यू जेटी 0 के इक्वल है, अगर ये 0 के इक्वल है इसका मीनिंग क्या है कि डी टी की वैल्यू 0 है, डी टी की वैल्यू 0 है। ओके डी टी की वैल्यू 0 है मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 0 मीन्स टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल। मीन्स जब आप आइडियल गैसेस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करोगे, मीन्स अगर आप आइडियल गैस यूज कर रहे हो इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, अगर आप आइडियल गैस यूज कर रहे हो तो आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर है एंड इनिशियल टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा। सो आप बोल सकते हो कि अगर आप आइडियल गैस यूज कर रहे हो तो ना तो वहाँ पर आपको कूलिंग महसूस होगी ना ही आपको हीटिंग महसूस होगी। ओके सो आइडियल गैसेस के केस में नीदर कूलिंग
नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड। ओके, आइडियल गैसेस के केस में आपके पास ना तो हीटिंग होगी और ना ही कूलिंग होगी। अब हम केस कर रहे हैं जब हम रियल गैस लें, यस रियल गैस लें। रियल गैस के लिए क्या वैल्यू होती है, रियल गैस, हमने ये सारा कुछ पहले किया हुआ है कि H का P एट कॉन्स्टेंट T, रियल गैसेस के लिए क्या होता है, यस रियल गैसेस के लिए क्या होता है, B माइनस 2A अपॉन आर टी, B माइनस 2A अपॉन आर टी होता है रियल गैसेस के लिए। अब देखो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपके पास म्यू जे टी की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन सी पी B माइनस 2A अपॉन आर टी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सी पी 2A अपॉन आर टी माइनस बी। ओके, सो आपके पास म्यू जे टी आ गया -1 अपॉन सी पी बी माइनस 2A अपॉन आर टी और 1 अपॉन सी पी 2A अपॉन आर टी माइनस बी, ये आ गया आपके पास म्यू जे टी। म्यू जे टी की वैल्यू ये होती है इन केस ऑफ रियल गैस। अब यहीं से ही आपके पास एक कंसेप्ट राइज होता है, कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन। ओके, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ओके इन्वर्जन टेम्परेचर। अब हम स्टडी कर रहे हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है कि जब आपके पास जो रियल गैस है वो वाला टेम्परेचर जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, वो वाला टेम्परेचर जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, सो अब देखो आपने क्या करना है, रियल गैस को आइडियल गैस बिहेव करवाना है। वो कब करेगी, आइडियल गैस के लिए म्यू जे टी की वैल्यू क्या होती है, 0। सो मीन्स जो रियल गैस में म्यू जे टी की वैल्यू उसको हम 0 पुट कर दें, वहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, इन्वर्जन टेम्परेचर। सो हम क्या करेंगे, म्यू जे टी रियल का 0 पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 अपॉन सी पी 2A अपॉन आर, इसको हम टी आई लिख लेते हैं। टी आई क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है आपके पास, टी आई। अब देखो माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपके पास टी आई की वैल्यू क्या आ गई, टी आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2A अपॉन आर बी। इन्वर्जन टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन टेम्परेचर आपके पास क्या आ गया, 2A अपॉन आर बी। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया, 2A अपॉन आर बी। ये है आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर। अब अगर आप बात करो, ये जैसे ही ये इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वैसे ही आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है। ओके, सो अगर हम वो देखें तो वो क्या होते हैं, अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, ये चारों चीज़ें आपने याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, क्रिटिकल प्रेशर बताओ, क्रिटिकल वॉल्यूम बताओ एंड बॉयल्स टेम्परेचर बताओ। ओके, सो इनकी वैल्यूज अब हम देख रहे हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास होती है 8 अपॉन 27 A अपॉन आर बी। ओके, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आपके पास होती है A अपॉन 27 आर बी स्क्वेयर। क्रिटिकल वॉल्यूम की आपके पास वैल्यू होती है 3B एंड बॉयल्स टेम्परेचर की आपके पास वैल्यू होती है A अपॉन 27 सॉरी A अपॉन आर बी, A अपॉन आर बी। क्रिटिकल सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, A अपॉन आर बी। सो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कंपैरिजन करो टी आई का, टी सी का एंड टी बी का, कौन सा याद है, यस यहाँ पे 2A अपॉन आर बी है, यहाँ पे 8 अपॉन 27 A अपॉन आर बी है, यहाँ पे A अपॉन आर बी है। सो सबसे ज़्यादा कौन है, टी आई, फिर कौन सा है, टी बी, फिर कौन सा है, टी सी। इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, फिर बॉयल्स टेम्परेचर एंड फिर आपके पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, अगर आपको वैल्यू आ जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताओ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, PV अपॉन आर टी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, Z PV अपॉन आर टी के। अगर आपको पूछा जाए कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट पे Z की वैल्यू क्या होगी, सो क्रिटिकल पॉइंट पे Z किसके इक्वल आ जाएगा, PC TC अपॉन R, PC VC अपॉन आर टी सी। ओके, आप क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू पुट करो, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, आर एंड आप टी सी की वैल्यू पुट करो। ओके, वो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। ओके, 3/8 आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। इन केस अगर आप पता करना चाहते हो कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो कितना होता है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बताओ एट क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या हो जाएगी 3/8। ओके, सो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पता चल गया। इन्वर्जन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, 2A अपॉन आर बी। अब हम देख रहे हैं कि हीटिंग कब प्रोड्यूस होगा। ओके, हीटिंग कब प्रोड्यूस होगा या फिर कूलिंग कब प्रोड्यूस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, वो तीनों केसेस अब हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो आप, पहले हम कर रहे हैं केस ऑफ हीटिंग। केस ऑफ हीटिंग, पहला केस है हमारा केस ऑफ हीटिंग।
हीटिंग कब प्रोड्यूस होगी, आप एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हो गैस को, हीटिंग कब प्रोड्यूस होगी। सो देखो जो म्यू जे टी है, म्यू जे टी किसके इक्वल है, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट है। सो अब देखो टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट म्यू जे टी है, डी पी तो हमेशा आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब देखो आप हीटिंग कर रहे हो तो जो आपका डी टी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हीटिंग के केस में टेम्परेचर राइज होगा, सो डी टी क्या होगा, पॉजिटिव। ये ऊपर वाली टर्म क्या है आपके पास, पॉजिटिव। सो म्यू जे टी क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव। म्यू जे टी क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव। म्यू जे टी क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। म्यू जे टी क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव। अब देखो म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव है, म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखो अगर हम देखें रियल गैसेस के लिए जो आपके पास होता है 1/Cp 2a/Rb माइनस बी इज लेस देन 0, यही होता है म्यू जे टी। ओके, सो अब देखो आपके पास क्या आ गया, 2a/RT होता है यहाँ पे। ओके, सो अब देखो 2a/RT इज लेस देन बी, ये आ गया आपके पास। आप टी को उधर ले जाओ, 2a/RB इज लेस देन टी। ओके, सो 2a/RB किसके इक्वल होता है, हमने अभी करके हटे हैं। 2a/RB क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। 2a/RB क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। मींस ये टी क्या है, वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप अपनी प्रोसेस कर रहे हो, जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो है आपका ये वाला टेम्परेचर। टी आई क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर उस गैस का। हर एक गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर फिक्स है। ओके, अगर तो गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर कम है, अगर तो गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर कम है, जिस टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हो, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे कम है, फिर तो आपके पास क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। ओके, सो ये जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली कहाँ पे होगी, जिन गैसेस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होगा, कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो या फिर थोड़े बहुत आप लो टेम्परेचर पे भी करोगे, सो दैट जो टी आई है वो तो काफ़ी कम है, टी आई तो आपका काफ़ी कम है। सो आपके पास जो टी आई कम होता है वो किन गैसेज का होता है, हाइड्रोजन का एंड हीलियम का। हाइड्रोजन का एंड हीलियम का जो आपके पास टी आई है वो अप्रॉक्सीमेटली -80 डिग्री सेल्सियस है। ओके, टी आई कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस। सो अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी कर रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे भी कर रहे हो, तो भी टी आई क्या है, कम है काफ़ी, टी आई काफ़ी कम है। सो ये जो आप H2 एंड हीलियम अगर आप एडियाबेटिकली एक्सपेंड करोगे एट रूम टेम्परेचर, ये दोनों गैसेज क्या करेंगी, हीटिंग प्रोड्यूस करेंगी, हीटिंग प्रोड्यूस। ओके, ये जो दोनों गैसेज हैं, ये दोनों की दोनों गैसेज हीटिंग प्रोड्यूस करेंगी अगर आप इन दोनों गैसेज को देख रहे हो एट रूम टेम्परेचर। ये है आपके पास केस ऑफ हीटिंग। केस ऑफ हीटिंग में क्या होना चाहिए, आपकी गैस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, उस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब देखो, अब हम करते हैं केस ऑफ कूलिंग। केस ऑफ कूलिंग में क्या हो जाएगा, अगर हम केस ऑफ कूलिंग करें, केस ऑफ कूलिंग में ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, डी टी नेगेटिव हो जाएगा, डी टी नेगेटिव हो जाएगा। सो ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर म्यू जे टी पॉजिटिव है मीन्स ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। सो टी आई इज ग्रेटर देन टी। ये कब होगा आपके पास, केस ऑफ कूलिंग कब होगा, जब गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस टेम्परेचर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ओके, ये मोस्टली सभी की सभी गैसेस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो मोस्टली ज़्यादा होता है। हमने हाइड्रोजन एंड हीलियम का केस कर लिया, बाकी सभी गैसेस का, बाकी सभी रियल गैसेस का जो आपके पास टी आई होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है टी से, अगर आप रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द gases produce cooling at room temperature. All the gases produce cooling at room temperature. ओके, रूम टेम्परेचर पे मोस्टली सभी की सभी रियल गैसेस क्या करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती हैं। कूलिंग कब प्रोड्यूस होगी, जब आपका इन्वर्जन टेम्परेचर आपके उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा है, तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। अब हम कर रहे हैं नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग, केस ऑफ नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। ये तो वैसे हमने कर ही लिया, ये करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग का मतलब क्या है, डी टी 0 हो जाएगा। डी टी 0 है, म्यू जे टी 0 है, म्यू जे टी 0 है, ये 0 के इक्वल हो गया, ये 0, ये मतलब ये इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वल टू बी हो गया, ये इक्वल टू टी हो गया, मीन्स टी आई इज इक्वल टू टी हो गया। अगर आप नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग करोगे, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर आपके उस टेम्परेचर के बराबर ही है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ओके, सो टी आई इज इक्वल टू टी है। ये कब होता है, ये कब होता है, मोस्टली सभी की सभी आइडियल गैसेज में, मोस्टली क्या सभी की सभी आइडियल गैसेज में ही क्या होता है, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। क्योंकि आइडियल गैसेज के लिए हमने देखा ही था, एच का पीएट कांस्टेंट किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। सो म्यू जे टी भी किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। अगर म्यू जे टी 0 है मीन्स नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग, अगर म्यू जे टी 0 है तो नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑल आइडियल गैसेस, सारी की सारी आइडियल गैसेस
किस केस में आती हैं, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग में। ओके, सो अगर आपके पास हीटिंग का केस आता है, हीटिंग के केस में जो म्यू जेटी है, हीटिंग के केस में जो म्यू जेटी है वो क्या होता है, नेगेटिव। कूलिंग के केस में जो म्यू जेटी है वो क्या होता है, पॉजिटिव। नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग के केस में म्यू जेटी क्या होता है, जीरो। ओके, सो आपने याद रखना है हीटिंग के केस में म्यू जेटी नेगेटिव, कूलिंग के केस में म्यू जेटी पॉजिटिव। अगर म्यू जेटी नेगेटिव है तो फाई जेटी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फाई जेटी क्या होता है आपके पास, म्यू जेटी क्या होता है, -1/CP फाई जेटी। अगर म्यू जेटी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली फाई जेटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, तभी तो म्यू जेटी के आगे नेगेटिव साइन है। देखो म्यू जेटी किसके इक्वल है, -1/CP फाई जेटी के इक्वल है। फाई जेटी क्या है, एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, फाई जेटी के इक्वल है। सो अब देखो अगर आपके पास म्यू जेटी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फाई जेटी, तो म्यू जेटी अगर आप नेगेटिव ले लो, अगर म्यू जेटी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली फाई जेटी पॉजिटिव होगा। अगर म्यू जेटी आपके पास पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा ना। ओके, सो आपने याद रखना है, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है, म्यू जेटी की फॉर्म में आ सकता है कि हीटिंग कब होगा, कूलिंग कब होगा, फाई जेटी की फॉर्म में आ सकता है, इन्वर्जन टेम्परेचर की फॉर्म में आ सकता है। अब देखो इन्वर्जन टेम्परेचर को आपने याद कैसे रखना है कि कूलिंग एंड हीटिंग का, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपने याद कैसे रखना है कि अगर आप बीच में लिख लो टी आई, इधर लिख लो टी, इधर लिख लो टी। ओके, इधर लिख लो आप हीटिंग, इधर लिख लो आप कूलिंग। ओके, आपने क्या करना है, आपने हमेशा क्या करना है, टी आई से ही जाना है, टी आई से ही जाना है। अगर तो आप टी आई से इधर को जा रहे हो, अगर तो आप टी आई से इधर को जा रहे हो तो आपके पास क्या होगा, हीटिंग होगा। अगर तो टी आई से टेम्परेचर ज़्यादा है फिर क्या होगा, हीटिंग। अगर टी आई से टेम्परेचर कम है फिर क्या होगा, कूलिंग। अगर टी आई से टेम्परेचर कम है आपका तो क्या होगा, कूलिंग। अगर टी आई से टेम्परेचर ज़्यादा है फिर क्या होगा, हीटिंग। ओके, सो अब देखो ये जो 2A/RB है, टी आई किसके इक्वल आया, 2A/RB के, 2A/RB। अब ये ए एंड बी क्या होते हैं, ए क्या होता है आपके पास, ए क्या बताता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बताता है, ए क्या बताता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। बी क्या बताता है आपके पास, रिपल्सिव फोर्सेस, बी क्या बताता है, रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि जो आपकी गैस है, जो रियल गैस है वो लिक्विफाई कब होगी, वो लिक्विफाई कब होगी, कूलिंग के केस में वो लिक्विफाई हो सकती है, क्योंकि कूलिंग के केस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं। कूलिंग के केस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं, और आपके पास हीटिंग के केस में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं। देखो हीटिंग के केस में जो म्यू जेटी है वो नेगेटिव होता है। अगर म्यू जेटी नेगेटिव होगा मीन्स आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर किसके इक्वल है, 2A/RB के। अगर तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है तो क्या होगा, तो आपके पास जो लिक्विफाई है गैस वो हो सकती है, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तभी तो गैस लिक्विड बनेगी। ओके, सो अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो आपके पास क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकती है गैस। ये कब होगा, कूलिंग के केस में। हीटिंग के केस में रिपल्सिव फोर्सेस, हीटिंग के केस में क्या होता है कि आपके पास जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो दूर दूर जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होती है वहाँ पे, सो आपकी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती इन केस ऑफ हीटिंग। ओके, सो आपने सारा ये याद रखना है, जितना भी मैंने करवाया है। हमने क्या देखा, म्यू जेटी के बारे में देखा, फाई जेटी के बारे में देखा, और हाइड्रोजन एंड हीलियम एट रूम टेम्परेचर क्या करती हैं, हमेशा हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। अब देखो अगर हम देखें, हमने बोला कि हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग। हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रोड्यूस हीटिंग, प्रोड्यूस हीटिंग एट रूम टेम्परेचर। अब हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कूलिंग प्रोड्यूस करें। अब हम क्या चाहते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम कूलिंग प्रोड्यूस करें। वो कब पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है। यस, हीटिंग एंड कूलिंग का कंसेप्ट आप यहाँ से याद रख सकते हो। यहाँ पे हीटिंग होता है, यहाँ पे कूलिंग होता है। हीटिंग क्यों है, क्योंकि जो आप जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो टीआई से ज़्यादा है। अगर आप एट वेरी लो टेम्परेचर देख लो, अगर आप एट वेरी लो टेम्परेचर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि जो आप टेम्परेचर ले रहे हो वो उस टीआई से भी कम हो गया, वो उस टीआई से भी कम हो गया, तो क्या होगा, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। सो अगर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रोड्यूस कूलिंग एट वेरी लो टेम्परेचर, काफ़ी कम टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है वो कूलिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके, फॉर जैसे हम बोलते हैं कि ऑल द रियल गैसेस प्रोड्यूस कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। अब हम हीटिंग चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि जो हम रियल गैस ले रहे हैं वो हीटिंग प्रोड्यूस करे। वो हीटिंग कब प्रोड्यूस करेगी, रूम टेम्परेचर पे वो कूलिंग कर रही है। अगर हम जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हम वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कर लें, वो हम हाई टेम्परेचर कर लें काफ़ी ज़्यादा, उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से भी ज़्यादा कर लें, तो क्या होगी, वो गैस हीटिंग प्रोड्यूस करने लग जाएगी। सो हम लिख सकते हैं ऑल रियल गैसेस प्रोड्यूस हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर
एट वेरी हाई टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो रियल गैसेज है वो हीटिंग प्रोड्यूस करेंगी। अदरवाइज रियल गैसेज रूम टेम्परेचर पे कूलिंग ही प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि रियल गैसेज का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। ओके सो जो रियल गैसेज का इन्वर्जन टेम्परेचर है वो हमारे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली हमने इन्वर्जन टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर की तरफ जाना है, इन्वर्जन टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर की तरफ जाना है। अगर तो हमारा टेम्परेचर कम है तो क्या हो जाएगी, कूलिंग। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है फिर क्या हो जाएगी, हीटिंग। ओके सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने देखा जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, म्यू जेटी। म्यू जेटी किसके इक्वल है, टी का पी एट एच कॉन्स्टेंट। फाइव जेटी किसके इक्वल है, एच का पी एट कॉन्स्टेंट टी। एच का पी एट कॉन्स्टेंट आइडियल गैसेज के लिए जीरो होते हैं, सो म्यू जेटी भी जीरो आ गया। ओके फिर हमने 3 केसेस देखे, केस ऑफ हीटिंग, केस ऑफ कूलिंग एंड आपने देखा नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग कब आएगा, जब आप आइडियल गैस यूज कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे म्यू जेटी जीरो होता है। म्यू जेटी जीरो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एच का पी एट कॉन्स्टेंट जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे फाइव जेटी जीरो होता है। आपको सारा कुछ ना बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, आपने बोलते रहो। आप मतलब कि ना एक हम बोलते हैं कि वो बंदा पागल हो गया, वैसे पागल तो नहीं होना, मतलब सामने वाले को लगे ये तो पागल हो गया पढ़ाई में। आप ऐसा मतलब सारा दिन ना बोलते रहो। अगर आपको ऐसा कोई काम है तो ऑब्वियसली काम करो, बट अगर आप फ्री हो तो फ्री बैठे बोलते रहो, क्या जाता है। ओके सो आप बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो इन चीज़ों को, बार बार जैसे कोई भी काम कर रहे हो, कोई खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बोलते जाओ, मन में ही रिवाइज करते जाओ। तो ये आपके पास बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा, बिल्कुल टिप्स पे सारे कंसेप्ट होने चाहिए, तभी नेट का एग्जाम क्लियर होगा। नहीं तो पेपर में जाके आपको क्या लगेगा, यार ये करवाया था केमिकल वाली ने, ये करवाया था, पता नहीं क्या करवाया था, मैं तो भूल गया। वो आप क्यों भूलोगे, क्योंकि आपने लर्निंग नहीं की, रीडिंग की है ओनली। ओके सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ लर्निंग करो, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही कंसेप्ट्स को रिवाइज करो बार बार। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।